हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों हम यहां पे फिजिक्स या साइंस हम कहें दोनों के लिए है, क्योंकि ये क्लास दोस्तों हाई स्कूल के लिए, इंटर के लिए, 11th के लिए, 9th के लिए, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप लोगों को ऐसी क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं नाभिकीय संलयन, जो कि आप लोग जानते होंगे। नाभिकीय संलयन जो है एक बहुत ही अच्छी क्रिया है, जिसकी वजह से सूर्य से प्रकाश हमेशा हमको मिलता रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है नाभिकीय संलयन। इसके विषय में सब कुछ बातें करते हैं। कितनी ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है, वह ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे आपका संलयन होता है, सब कुछ हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, सबसे पहले इसके डिफिनीशन की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब छोटे छोटे नाभिक परस्पर संयोग करके तीव्र गति से ये संयोग करते हैं, जब छोटे छोटे नाभिक परस्पर तीव्र गति से संयोग करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब छोटे छोटे नाभिक आपस में संयुक्त होकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। अब दोस्तों इस क्रिया में जो ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, उसको मैं आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे नाभिकीय संलयन में होता क्या है। दो छोटे छोटे दोस्तों इसमें आपके ड्यूटरान होते हैं, इसको हम ड्यूटरान या ड्यूटेरियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, जैसे कि 1H2 + 1H2। दोस्तों ये आपके जितने ड्यूटरान हैं, ये ड्यूटरान आपके तीव्र गति से आपस में क्या होते हैं, संयोग करते हैं। संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये दोस्तों ट्राइटियम बनाते हैं, ठीक है। 1H3 ये ट्राइटियम बनाते हैं प्लस 1H1, मतलब इसके बाद ये प्रोटियम बनाते हैं। जब ड्यूटेरियम आपस में संयुक्त होते हैं, ड्यूटेरियम के आपके दो छोटे छोटे नाभिक हैं, ये आपस में संयुक्त होते हैं, तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका ट्राइटियम प्लस बनता है प्रोटियम, प्लस इसी में से ऊर्जा उत्पन्न होती है 0.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इतनी ऊर्जा इसमें से उत्पन्न होती है। उसके बाद फिर से क्या होता है, देखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है, उसके विषय में भी बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद जब ये आपस में संयुक्त होकर के ये मतलब बना लेते हैं आपके ट्राइटियम प्लस प्रोटियम, उसके बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर से क्या होता है, जो इसका ट्राइटियम होता है ये पुनः संयोग करता है प्रोटियम से, ड्यूटेरियम से, ठीक है ना। जो इसका ट्राइटियम होता है ये पुनः ड्यूटेरियम से रिएक्ट करता है, मतलब अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के बाद दोस्तों ये बनाता क्या है, ये हीलियम का नाभिक बना लेता है, ठीक है। ये छोटे छोटे नाभिक आपके संयुक्त होते हैं, इसके बाद एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक। उसके बाद इसी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी को तो कहते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब ये क्रिया हो जाती है तब ये होना स्टार्ट होती है। इसमें दोस्तों क्या बनता है, हीलियम बनता है। उसके बाद दोस्तों एक न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। उसके बाद दोस्तों 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की भी इसमें उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझना, यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन होता है तब इतना ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर से यहाँ से जो आपका ट्राइटियम होता है वो ड्यूटेरियम से रिएक्ट करता है, उसके बाद क्या बनाता है, हीलियम परमाणु का नाभिक बनाता है। इस सिचुएशन में एक न्यूट्रॉन का भी उत्पत्ति होती है और साथ ही साथ 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है। तब दोस्तों फाइनली ऊर्जा कितना उत्पन्न होती है, ये टोटल क्रिया आपकी यहां से लेकर के यहां तक की क्रिया कहलाती है क्या चीज, नाभिकीय संलयन की है, ठीक है। तो इसमें टोटल ऊर्जा की उत्पत्ति कितना होती है, देखिए 4 यहाँ पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्पन्न हुआ
हुआ है। यहाँ पे 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न हुई है। टोटल देखते हैं तो 17 कितना होता है, 17 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आपकी एक परमाणु, मतलब एक परमाणु के एक एक नाभिक के संलयित होने से इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। और जबकि दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि ये जो आपका ऊर्जा उत्पन्न हुई ये कहाँ से उत्पन्न हुई। ठीक है, इसके विषय में बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब छोटे छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में इस जो बड़े नाभिक वाला आपका द्रव्यमान आता है, बड़े नाभिक का द्रव्यमान जो आता है वो इन दो छोटे छोटे नाभिकों के द्रव्यमानों से क्या होता है, कम होता है। दोनों छोटे छोटे नाभिकों के द्रव्यमानों का योगफल अगर लगाएं तो जो यहाँ पे आपका इसका टोटल द्रव्यमान बन के आता है, इसका द्रव्यमान जो है इनके द्रव्यमानों के योगफल से काफ़ी हद तक कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो द्रव्यमानों में कमी होती है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसको द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। और आपने अगर थोड़ा सा भी साइंस पढ़ा होगा तो आपको याद होगा आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का संबंध दिया हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर द्रव्यमान आपका थोड़ा सा भी क्षय होता है, थोड़ा सा भी लॉस होता है तो उसी के तुल्य में ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध का समीकरण भी दिया हुआ था, आपने पता देखा होगा, तो E इक्वल होता है mc²। ये दोस्तों आइंस्टीन का समीकरण है, E इक्वल mc²। तो जो यहाँ पे द्रव्यमान क्षति होती है, मतलब यहाँ पे इनके संलयन में जो द्रव्यमान आपका टूट के नष्ट होता है वही द्रव्यमान आपका इतनी ऊर्जा के रूप में यहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, ये केवल एक परमाणु के लिए है। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, जब इनका आपस में संयोजन होता है तो ये आपका बनता है हीलियम परमाणु। इस क्रिया में न्यूट्रॉन भी आपका उत्पन्न होता है, उसके बाद इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें भी वही बात होती है कि इसमें भी द्रव्यमान क्षति होता है, इसमें भी द्रव्यमान क्षति होता है, लेकिन किसमें ज़्यादा होता है द्रव्यमान क्षति, इसको आप देख सकते हैं। इस वाले में द्रव्यमान क्षति ज़्यादा होती है, इस वाले में द्रव्यमान क्षति कम होती है। ठीक है, लेकिन दोनों क्रिया के पूर्ण होने के बाद ही नाभिकीय संलयन आपका कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से देखते हैं, जितना द्रव्यमान आपका ज़्यादा लॉस होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो फाइनली यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया ऐसे ही होती है कि दो छोटे छोटे नाभिक आपस में संयोग करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। दोस्तों सूर्य के प्रकाश में, मतलब सूर्य में जो ऊर्जा हमें कंटिन्यू यहाँ तक मिलती रहती है, वहाँ पर ऊर्जा बनने का मुख्य स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। लेकिन दोस्तों आपको इतना ध्यान देना है थोड़ा से कि नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है ये बड़े उच्च ताप पे होती है। और दोस्तों इतना उच्च ताप हमारे पृथ्वी मंडल पर सामान्य तरीके से बना पाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। इसके लिए दोस्तों नाभिकीय संलयन की क्रिया को जानने के लिए, नाभिकीय संलयन की क्रिया करवाने के लिए आपके पास एक और भी टॉपिक बड़ी खास है, इसको जानना बहुत आवश्यक है, जिसको कहा जाता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन। क्योंकि नाभिकीय विखंडन की क्रिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया हो जाती है तो उससे जो अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, उतनी ऊर्जा से उसका जो तापमान होता है, जो उसका टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब उसके पश्चात आपकी नाभिकीय संलयन की क्रिया हो जाती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया पे बनाया गया आपके पास एक बृहद पैमाने पे डिवाइस है, जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन बम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो है आपका बिल्कुल नाभिकीय संलयन की क्रिया पे ये बनाया गया है, लेकिन सबसे पहले उसमें नाभिकीय विखंडन किया जाता है, तब उच्च पैमाने पे ताप जनरेट होता है, तब जाकर के उसमें नाभिकीय संलयन होता है। तब नाभिकीय संलयन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन को मैं अगले सेशन में क्लास में शामिल कर लूँगा, लेकिन अभी थोड़ी सी आवश्यकता है इसलिए इसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है,
तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में जैसा आपने यहाँ पे देखा कि इस तरह से जब इनका नाभिकीय संलयन होता है तो 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है। लेकिन जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें एक परमाणु के विखंडित होने से 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा है या, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक ही परमाणु के विषय में यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ये अनेक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ऐसी सिचुएशन में इसका जब नाभिकीय संलयन होता है तो इससे भी कई गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें नाभिकीय संलयन में। मतलब नाभिकीय विखंडन में जितना ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे कई गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है किसमें? नाभिकीय संलयन में। इसलिए नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा विध्वंसक होता है आपका नाभिकीय संलयन। मतलब हम जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन पे आपका एक बम बना हुआ जिसको कहा जाता है परमाणु बम। ठीक है, तो परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन की क्रिया पे आधारित होता है। ये आपका बड़ा विध्वंसक होता है। आपको याद होगा कि जापान में जो हिरोशिमा है, नागासाकी है, वहाँ पे दोस्तों 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जो अमेरिका की तरफ से बम गिराया गया था, आज भी उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि आज भी वहाँ के बच्चों का जन्म होता है तो बच्चों में कहीं ना कहीं बॉडी में कोई अपंगता देखने को मिल जाती है। वो परमाणु बम के विस्फोटक विध्वंसक विषैलेपन के कारण वो चीज़ आज भी संभव है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन बम बनाया गया है ये परमाणु बम से भी ज़्यादा विध्वंसक है, क्योंकि ये आपका नाभिकीय संलयन पर ये आपका आधारित है। ठीक है, हमने आपको बताया यहाँ पे कि नाभिकीय विखंडन में जो आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे कई गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन में। ठीक है, तो दोस्तों ये क्रिया होती है नाभिकीय संलयन की आपकी। अगर आप हाई स्कूल में हैं या आप इंटर में हैं तो जो मैंने आपको शुरुआत की 2-3-4 लाइनें बताई हैं उसको आप याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के विषय में। लेकिन आप लोगों को ये रिएक्शन देना बहुत आवश्यक होता है जब भी आपसे नाभिकीय संलयन का टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। ये क्लास आपका बहुत ही अच्छा लगा होगा।